हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू इंदिरा सिविल सर्विसेज विद अनुज पटेल। हम लोग यूपीएससी, सीएससी 2020 मेंस और यूपी पीसीएस 2020 मेंस अन्य 2021-22 के संदर्भ में देख सकते हैं। एनसीईआरटी की एक श्रृंखला जो स्टार्ट किए थे, उसके पहले पार्ट में हम लोगों ने सोशल साइंस के अंतर्गत पॉलिटी के सेक्शन को स्टार्ट किया है। तो इस सेक्शन में हम लोग क्लास 9th की जो पाठ्य पुस्तक पढ़ रहे थे, समझ रहे थे, इसी संदर्भ में हम लोग उसके चैप्टर 3 पे संविधान निर्माण पे चर्चा कर रहे थे। इसी संविधान निर्माण पे हम लोग 4 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। 5वें पार्ट की तरफ हम लोग आज चर्चा करेंगे और देखेंगे कि संविधान के हमारे दर्शन क्या है, हम लोग दर्शन किसे कहते हैं, दर्शन क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, इसके स्रोत क्या है और इसका उद्देश्य क्या है। अगर हम बात करें तो इस संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर सकते हैं। और एक चीज़ और बता दें कि इंदिरा सिविल सर्विसेज के अंतर्गत जो एनसीईआरटी हम लोग पढ़ा रहे हैं, वो एनसीईआरटी क्या नाम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपको आंसर राइटिंग में हेल्पफुल करेंगी। और जो मार्क्स आपको लगता है कि मेरे कम आ रहे हैं या जहाँ लग रहा है कि हमारी मार्क्स आ जा रहे हैं, इंटरव्यू कॉल आ रही है, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो उस संदर्भ में आपको हेल्पफुल करेगी। और आप देखेंगे कि अगर आपको अपनी रैंक में कुछ सुधार करना है, लगता है कि हमें कुछ और नंबर बढ़ जाएं, तो आप एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हैं, लिख सकते हैं अच्छे तरीके से। तो आप वहाँ से चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। ये आपके संविधान का दर्शन है। और संविधान का दर्शन ही आपके संविधान की प्रस्तावना में छिपा हुआ है। और आप देख सकते हैं इस संदर्भ में कि हम लोग लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1 पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। क्लास 9 की पाठ्य पुस्तक है। आप देख सकते हैं कि ये डिबेट की पुस्तक है। आप देख सकते हैं इसमें 2 स्त्री पुरुष दिखाए जा रहे हैं जो अपनी अपनी बातों को कहते हैं, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि इस संदर्भ में और लोकतांत्रिक राजनीति क्लास 9 की पाठ्य पुस्तक हम लोग संविधान निर्माण पे चर्चा कर रहे थे। भारत और विश्व के संविधान निर्माण कैसे हुए हैं, इस संदर्भ में हम लोग पढ़ रहे थे। तो चलिए, हम लोगों ने गांधी जी के बारे के दर्शन पढ़ा, उनकी विचारों को देखा। हम लोगों ने नेहरू और संविधान निर्माण सभा की समिति के जो सदस्य उनके विचारों को देखा और उनके कार्यों को देखा। उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देख सकते हैं भारतीय संविधान निर्माण में आगे दर्शन कैसे विकसित हुआ। तो आप देख सकते हैं भारतीय संविधान के उद्देश्य का यह प्रेसिंग, जिसे कहते हैं प्रीएम्बल, ये भारतीय संविधान का सार है। इसी को हम लोग दर्शन कह सकते हैं। जब भी संविधान विशेषज्ञ हमारी न्यायपालिका को किसी जजमेंट में किसी सार को समझना होता है तो वो इसका सहारा लेते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं इस संदर्भ में। तो आज हम उद्देशिका के बारे में पढ़ेंगे भी। हम लगभग हर पार्ट में आपको भारत की उद्देशिका या प्रीएम्बल एक बार बोल के सुनाते भी हैं। तो इसी क्रम में एक बार फिर पढ़ के सुन लेते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज हम अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो आप देख सकते हैं जब हमारी उद्देशिका या संविधान बना था तब ये मूल रूप में जो अभी हम आप लोगों के साथ जो
उद्देशिका पढ़ रहे हैं या प्रियम्बल पढ़ रहे हैं या संविधान का दर्शन की जो हम चर्चा कर रहे हैं, इस संदर्भ में देख सकते हैं इसमें बाद में कुछ वर्ड और जोड़े गए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं समाजवादी पंथ निरपेक्ष की बात पहले जोड़ी गई थी, आप इन संविधान संशोधनों को देख सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। 42 अमेंडमेंट था 1976 में हुआ था। आप देख सकते हैं प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रस्थापित किया गया है। आप देख सकते हैं प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, तो आप देख सकते हैं प्रभुत्व संपन्न जो है लोकतांत्रिक गणराज्य, तो आप देख सकते हैं संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी पंथ निरपेक्ष वर्ड जोड़े गए थे। और 42 अमेंडमेंट के साथ आप ये भी देखेंगे कि 1976 में हुआ था, तो राष्ट्र की एकता के स्थान पर देख सकते हैं आप, तो राष्ट्र की एकता के बाद आप देख सकते हैं और अखंडता वर्ड जोड़े गए थे। ये क्वेश्चन आपसे अलग से भी पूछे जाते हैं। दूसरी चीज, आपको इसकी प्रियम्बल की लाइनों को रख दिया जाता है आपके पीटी में, तो याद रखें इस संदर्भ में कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये सभी सीक्वेंस में आपको लगे होने चाहिए। आपको ये सीक्वेंस में चीजें रटी होनी चाहिए। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म, ठीक है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये सभी आपको एक सीक्वेंस में पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे संविधान में आप देख सकते हैं, हमारी जो दर्शन है उसमें आप देख सकते हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। तो 3 तरीके की न्याय की बात की गई है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ये 5 तरीके की आप देख सकते हैं कि स्वतंत्रताएं आपको दी गई हैं। ये आपके उद्देशिका में दिखेगी। स्वतंत्रता का मतलब है कि आपको आर्टिकल 19 के तहत, ठीक है, दिए गए हैं, लेकिन अलग अलग क्लाजों में राष्ट्र की एकता और अखंडता को ध्यान में रखते हुए, लॉ एंड ऑर्डर की सुष्ठुता को ध्यान में रखते हुए आप देखेंगे इन पे जो है युक्ति प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात करें तो आप देख सकते हैं प्रतिष्ठा और अवसर जो है आपको समानता की बात की गई, समता की बात की गई है। और गांधी जी के विचारों की अभिव्यक्ति, ठीक है, आपको यहाँ दिखाई पड़ेगी, लेकिन गांधी जी आपको दिखेंगे कि संविधान निर्माण सभा की जो सदस्यों में उनका नाम नहीं है, लेकिन उनके विचारों की अभिव्यक्ति आपको पूरे संविधान निर्माण में दिखेगा, उद्देशिका में दिखेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो ये है आपकी ये सीक्वेंस होना पता होना चाहिए। हम आगे बात करते हैं तो देखेंगे कि संविधान का दर्शन क्या है। तो आपको चलिए दर्शन की बात ये होती है कि हम बोलें कि दर्शन के स्रोत क्या हैं, ठीक है, दर्शन की प्रकृति क्या है। आप देख सकते हैं इसके स्रोत क्या है, ठीक है, इसकी अगर दर्शन कहें इसकी प्रकृति क्या है तो आप देख सकते हैं, और इसके उद्देश्य क्या हैं। ठीक है, आपको उद्देश्य क्या है आप देख सकते हैं इस संदर्भ में। तो हम अगर बात करें इसके स्रोत की तो आप देख सकते हैं इस संदर्भ में, अगर स्रोत में तो स्रोत देख सकते हैं कि जो आपके आइडियाज हैं, जिन संविधानों का निर्माण हुआ था भारत के संविधान के निर्माण से पहले या बाद में हुआ, तो जो भी अमेंडमेंट हुए, तो आप देख सकते हैं कि जो भारत के संविधान का निर्माण हुआ है, चाहे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत जो भी एक्ट आए थे उनके तहत, या ब्रिटिश क्राउन के तहत जो भी संवैधानिक एक्ट पास किए गए थे, उन एक्टों से जो चीज़ें निकाली गई हैं क्रक्स के रूप में, जो दर्शन ये है किसी का कि भारत की जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धर्म उपासना जो स्वतंत्रता है और न्याय है, समता की बात है, इसमें क्या निकलेगा, इसमें से ही जो लोगों के विचारों की अभिव्यक्ति कर रहा हो, लोगों के उद्देश्यों की पूर्ति कर रहा हो, वही आपके संविधान का दर्शन है। क्योंकि किसी भी देश का संविधान हम लोग क्या करते हैं, वहाँ की परंपराओं, वहाँ की संस्कृतियों, वहाँ के लोगों को ध्यान में रखते हुए हम लोग उस देश के संविधान का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और आप देखेंगे इसी क्रम में भारत के संविधान का जब निर्माण हो रहा था, तो
तो भारत के संविधान के निर्माण के क्रम में भारत की संस्कृति, भारत के लोगों की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात है, स्वतंत्रता की बात है और समता की बात है, उनको ध्यान में रखते हुए ही भारत में उनको इम्प्लिसिट किया गया है। उनके दर्शन या लोगों की अभिव्यक्ति, विचारों को उसमें समाहित किया गया है। ठीक है, सिर्फ संविधान निर्माण करने वाले लोगों को ही अधिकारों और स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है। भारत में हर एक व्यक्ति के, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, दोनों ही व्यक्तियों को समान उद्देश्यों की पूर्ति करता है, वही संविधान का दर्शन है। तो इसी तरीके के हमारे संविधान के दर्शन का निर्माण होता है। हमारी विचार, अभिव्यक्ति, सामाजिक, आर्थिक न्याय, ठीक है, अगर आप पढ़ रहे हैं हमारे द्वारा तो आपके जो विचार हैं, ठीक है, आपके जो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक जो आपकी अधिकार है या जो आपको प्राप्ति है वो आपको मिल रहा हो। तो इसी तरीके से जो संविधान निर्माण का दर्शन हुआ था, उसी संविधान निर्माण के दर्शन में आप देखेंगे भारत की उद्देशिका में पूरे संविधान का एक क्रक्स निचोड़ के रूप में लिखा गया था और ये कहा गया कि ये संविधान जो एक कुंजी है, अलग अलग संविधान विशेषज्ञों ने उनको अलग अलग नाम दिए थे। अगर हम बात कर सकते हैं उस संदर्भ में तो आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे केस भी आए थे और आप देखेंगे कि बहुत सारे संविधान हमारी न्यायपालिका ने इसके आधार पर बहुत सारे केस अलग अलग समय पर दिए थे। किसी ने इसको भाग माना, किसी ने भाग नहीं माना, फिर भाग माना, लेकिन क्या माना, महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक है, अंग है लेकिन महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं है, आवश्यक अंग नहीं है। तो इस तरीके से इस पे अलग अलग तरीके से जजमेंट भी आए हैं, आप देख सकते हैं इस संदर्भ में। और आप ये भी देखेंगे ये कि अगर हम आगे चर्चा करें कि जिन मूल्यों ने, ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा दी और दिशा निर्देश दिए, जो इस क्रम में जांच परख लिए गए हैं, वही लोकतंत्र के आधार बने। तो आप देख सकते हैं कि हमारे औपनिवेशिक शासनकाल में जब हम पे ब्रिटिश नीतियां, ब्रिटिश औद्योगिक जो नीतियां थीं या औपनिवेशिक नीतियां थीं, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो शासन चल रहा था, क्या था, हम लोग अपने स्वतंत्रता से या कुछ भी नहीं कर सकते थे। जो भी नीतियां थोपी जाती थी हम उन आधारों पे काम करते थे, जो भी हमें कानून दिए गए उन कानूनों को हम पालन करते थे, ठीक है। तो आप देख सकते थे, लेकिन जब भारतीय संविधान विशेषज्ञों ने 1947 में जब संविधान का निर्माण किया तो आपको उसके दर्शन में दिखेगा कि हर एक व्यक्ति के मूल्यों को उसमें समाहित किया गया है, ठीक है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, अधिकार दिए गए हैं, समता दिए गए हैं, स्वतंत्रता दी गई है और मताधिकार का प्रयोग दिया गया है। सबसे बड़ी विडंबना थी औपनिवेशिक शासनकाल में क्या थी कि मताधिकार का प्रयोग या तो धर्म के आधार पर हो रहा था या पैसे या आय की इनकम के आधार पर था। हालांकि मताधिकार का प्रयोग विश्व के अन्य देशों में भी देखेंगे, भारत के संविधान के निर्माण के बाद, ठीक है, विश्व के सब पुराने लोकतंत्रों में भी भारत के बाद वहां मताधिकार सबको प्रयोग में मिला, ठीक है। आप देख सकते हैं इस संदर्भ में। तो आगे हम चर्चा करते हैं, देख सकते हैं। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इन्हें शामिल किया गया है। सॉरी, तो आप देखेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इन्हें शामिल किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या शामिल किया गया है? स्वतंत्रता संग्राम की जो प्रेरणाएं थीं, जो हम लोगों ने आंदोलन में, ठीक है, अपने मूल्यों की रक्षा के लिए, अपनी सामाजिक आर्थिक न्याय के लिए जो कार्य किए हैं, अपने कानूनों को लेने के लिए, अपने देश की स्वतंत्रता के लिए, अपनी देश की, ठीक है, संप्रभुता के लिए जो हम लोगों ने, ठीक है, जिसे कहेंगे कि स्वतंत्रता के आधार पर लोगों ने अपनी बलि कहेंगे अपनी जान गंवाई, उनकी विचारों को जो है अपनी संविधान के दर्शन में समाहित किया रहा। तो आप देखेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इन्हें शामिल किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, इन सारी धाराएं इन्हीं के अनुरूप बनी हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो भारतीय संविधान की जो धाराएं थीं जब बनी है, तो आप देख सकते हैं इन्हीं के अनुरूप, मतलब जो हमारे संविधान के
जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उन्होंने भारत की सामाजिक मूल्यों को, जिन्होंने सामाजिक आंदोलन में भाग लिया। एक तरफ भारत में कई हिस्सों में कई तरीके के आंदोलन चल रहे थे औपनिवेशिक शासनकाल में, आप देख सकते हैं। औपनिवेशिक शासनकाल में एक तरफ औपनिवेशिक शासनकाल के खिलाफ जो है अपने ब्रिटिश क्राउन के खिलाफ एक आंदोलन छुड़ा हुआ था, वहीं भारत में आप देखेंगे कि सामाजिक आंदोलन भी एक चल रहा था, जिसमें बहुत सारे लोग जो राजनीतिक आंदोलनकारी थे वो सामाजिक आंदोलनकारी का भी हिस्सा बने। उन्होंने भारत के समाज की बहुत सारी बुराइयों के लिए काम किया और उन्हें भारतीय संविधान से जो है उनको जो है दंडनीय अपराध के रूप में घोषित किया या कानून के रूप में उन्हें समाहित किया। तो आप देखेंगे यही सारी बातें आपको दिखेंगी। भारतीय संविधान की सारी धाराएं इन्हीं के अनुरूप बनी है या इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। यही सारी बातें भारत के संविधान के विचार अभिव्यक्ति है। यही आपके दर्शन में आपको दिखाई भी पड़ेगा। ठीक है, उद्देशिका की बात करें तो उद्देशिका में हम बार बार कहते हैं तो उद्देशिका आपके संविधान का ही दर्शन है। संविधान की शुरुआती बुनियादी मूल्यों की एक छोटी सी उद्देशिका के साथ होती है। ठीक है, आपके जो बुनियादी मूल्य हैं, जो आपके आवश्यकताएं हैं, उन मूल्यों से एक छोटी सी उद्देशिका के साथ होती है। भारतीय संविधान की शुरुआत हम विश्व के अन्य संविधानों की शुरुआत भी आप देखेंगे तो वहाँ की जो उस देश का दर्शन है, उस देश की जो उद्देशिका के साथ ही शुरुआत होगी। तो भारत के संविधान की भी शुरुआत आप देखेंगे उद्देशिका के साथ शुरुआत होती है। आप इसे देख सकते हैं संदर्भ में, तो ये उद्देशिका के साथ शुरुआत हो रही है। और आप ये भी देखेंगे कि इसे संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं। और आप ये भी देखेंगे कि अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना से प्रेरणा लेकर समकालीन दुनिया के अधिकांश देश अपने संविधान की शुरुआत एक प्रस्तावना के साथ कह सकते हैं। तो आप ये भी देख रहे हैं कि अमेरिकी संविधान, जो अमेरिका का संविधान है, तो आप ये भी देखेंगे अमेरिका के संविधान की प्रस्तावना से प्रेरणा लेकर समकालीन दुनिया के अधिकांश देश अपने संविधान की शुरुआत की प्रस्तावना से करते हैं। हम आपको बता दें अमेरिकी की संविधान का निर्माण विश्व में सबसे पहले होता है। आप देखेंगे विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र में गिना जाता है। लेकिन आप ये भी देखेंगे यहाँ का जो संविधान है, जो निर्माण हुआ था लिखित रूप से, जो संविधान है अमेरिकी संविधान दुनिया का सबसे पहला संविधान है। तो ये भी देखेंगे कि उसने अपनी प्रस्तावना का जो है अपने संविधान के निर्माण की में शुरुआत में प्रस्तावना को रखा है। उसी प्रस्तावना को ध्यान में रखते हुए भारत के संविधान की भी प्रस्तावना भी पहले भारत के संविधान के दर्शन की शुरुआत होती है कि दर्शन क्या होगा, और दर्शन की अभिव्यक्ति ही आपको उद्देशिका में दिखाई पड़ेगी। तो समकालीन दुनिया के अधिकांश देश अपने संविधान की शुरुआत एक प्रस्तावना के साथ करते हैं। भारत के साथ साथ दुनिया के अन्य देश भी आपको दिखेंगे कि अपने संविधान की शुरुआत प्रस्तावना से करते हैं, अपने उसकी दर्शन की जो अभिव्यक्ति है। तो आप देख सकते हैं, अभी हम लोग आगे देखेंगे कि अलग अलग संविधानों की उद्देशिका इस आधार पे क्या करती है। तो हम देख सकते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका की संविधान की जो प्रस्तावना है वो शुरुआत होती है। तो हम देखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका के जो है हम सभी लोग, ठीक है, हम अपने भारत की शुरुआत करते हैं, हम भारत के लोग। अब देखेंगे आप हम संयुक्त राज्य अमेरिका की जो प्रस्तावना है उसमें लिखा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के हम सभी लोग, ठीक है, हम सभी लोग का मतलब है कि वहाँ के मूल निवासी भी सम्मिलित हैं और जो वहाँ रच बस गए, क्योंकि वहाँ औपनिवेशिक शासनकाल में जो लोग स्थापित हो गए तो उनको, तो हम सभी लोग अच्छा एक, क्योंकि हम सभी लोग, इसमें दो चीज़ें और जुड़ी हैं, बात कर सकते हैं कि अमेरिकी संविधान का निर्माण या अमेरिका का निर्माण अलग अलग स्टेटों से हुआ है। और आप देखेंगे पहले उन्होंने एक जो है संधि की या अपनी सामान्य इच्छा के साथ एक जो है संधि करते हैं। उस संधि के तहत वो लोग अपने एक राज्य, जिसे हम लोग राज्य कहते हैं, जिसे राष्ट्र के निर्माण के रूप में कह सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि एक निर्माण करते हैं। और शुरुआत में उनको अधिकार था कि वो इस संघ से अलग हो सकते हैं, लेकिन बाद में वहाँ की संविधान की जो न्यायपालिका है उन्होंने इस पे जो है अधिकारों को, सेंट्रल के अधिकार या राष्ट्रपति के अधिकारों को बढ़ा दिया है। आप देख सकते हैं राज्य के अधिकारों को थोड़ा सीमित किया हुआ है। तो आप देखेंगे संयुक्त राज्य की हम सभी लोग अधिक अच्छा संघ बनाने, ठीक है, आप देख सकते हैं ये अमेरिका के संविधान की प्रस्तावना है। तो आप देख सकते हैं
अधिक अच्छा संघ बनाने, न्याय की स्थापना करने, घरेलू शांति बनाने, सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था बनाने, जन कल्याण को बढ़ावा देने और अपने और अपनी समृद्धि की स्वतंत्रता का लाभ लेने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के इस संविधान को स्थापित करते हैं और इसका अभिषेक करते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं भारत के संविधान में भी अगर इसकी विचारों को अभिव्यक्त करें कि भारत के लोगों की संविधान की शुरुआत होती है या प्रस्तावना की शुरुआत है, तो आप देख सकते हैं अधिक अच्छे संघ बनाने की बात है, यहाँ न्याय की स्थापना है, अपने यहाँ न्याय को एक्सप्लेनेशन कर दिया गया है, घरेलू शांति और व्यवस्था की बात करते हैं, तो आप देख सकते हैं घरेलू शांति और व्यवस्था की बात में तो आप अपने भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें भी आपको दिखाई पड़ेगी। सुरक्षा व्यवस्था की बात है, कल्याण को बढ़ावा देने की बात है, तो अपने यहाँ देखेंगे कि सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात की गई है और अपनी समृद्धि की स्वतंत्रता की लाभ लेने के लिए तो अपने यहाँ स्वतंत्रता की बात की गई है। अपने यहाँ समृद्धि में स्वतंत्रता मतलब उनके समृद्धि में जो जो स्वतंत्रताएं शामिल हैं उन्होंने एक लाइन में जोड़ दिया। तो आपको ये भी बता दें कि अमेरिका का संविधान में अब तक जो है विश्व का पहला संविधान है, लिखित संविधान है लिखेंगे, लेकिन उसमें अभी अमेंडमेंट जो इतने हुए हैं भारत के संविधान के निर्माण के बाद लगभग 100 का आंकड़ा पार कर चुका है, लेकिन अभी अमेरिका के संविधान में ऐसा नहीं है। तो आप देखेंगे अपनी समृद्धि में स्वतंत्रता का लाभ लेने के लिए जो है तो अपने यहाँ भी क्या है स्वतंत्रता की बात की गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका के इस संविधान को स्थापित करते हैं, अभिषेक करते हैं, अपने यहाँ क्या है स्थापित करते हैं और आत्मर्पित करते हैं। तो नियमित समर्पित और करते हैं, तो एक्सप्लेनेशन किया है, अभिषेक करते हैं, शुरुआत करते हैं। वो आप देख सकते हैं हमारे संविधान और अमेरिका के संविधान में काफ़ी हद तक समानताएं दिखेंगी और आपको मिलेगा। आप देख सकते हैं संदर्भ में अगर आगे के संविधान की बात करें तो ये है दक्षिणी अफ्रीका के संविधान के निर्माण की बात। ठीक है, एक चीज़ अब आपको और यहाँ बता दें, अगर भारत के संविधान की प्रस्तावना और अमेरिका के संविधान की प्रस्तावना का कभी क्वेश्चन आपको आ जाए तुलनात्मक रूप से कि क्या क्या समानताएं हैं, क्या क्या असमानताएं हैं, तो आप इसमें से चीज़ों को देख सकते हैं, लिख सकते हैं अपनी आंसर राइटिंग में कि भारत और अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय और अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना में जो चीज़ें दी गई हैं उसमें कौन कौन सी समानताएं की बात की गई है, तो आप इनमें से लिख सकते हैं चीज़ों को पढ़कर। तो अमेरिका के संविधान की भी आपको प्रस्तावना पता होनी चाहिए क्योंकि आपके कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के जीएस के अंतर्गत रखा गया है, विश्व के विभिन्न संविधानों की बात की गई है। ठीक है, और आंसर राइटिंग में देखेंगे मेंस में आपको क्या दिखेगा, प्रस्तावना या दर्शन की अभिव्यक्ति करने वाले क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में दिखेंगे, चाहे वो पॉलिटी के सेक्शन के अंतर्गत हो, चाहे वो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंतर्गत हो, ठीक है, चाहे वो फिर आईआर की बात हो, तो आईआर में भी आपको कुछ जगह आपको इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं, लेकिन समय के साथ ध्यान रखते हुए। तो हम देखेंगे, हम अब बात करें दक्षिण अफ्रीका के संविधान की प्रस्तावना की, तो शुरुआत होती है हम दक्षिण अफ्रीका के लोग। ठीक है, किसी भी संविधान के निर्माण या उसकी प्रस्तावना में आप देखेंगे आप उसके देश का नाम जुड़ा होगा क्योंकि वो प्रस्तावना उस देश के लोगों की क्या है अभिव्यक्ति है। तो आप देखेंगे उस देश के लोगों की क्या है अभिव्यक्ति है। इसी तरीके से भारत के संविधान की प्रस्तावना क्या है, भारत के लोगों की अभिव्यक्ति है। ठीक है, और हमने संविधान निर्माण सभा की समिति ने जो 10 लाख पर एक व्यक्ति संविधान सभा में बैठता है तो वो अपने 10 लाख प्रतिनिधियों का क्या कर रहा है, प्रतिनिधित्व या उनके दर्शन की अभिव्यक्ति कर रहा था। तो आप देख सकते हैं हालांकि जब संविधान सभा का निर्माण हो गया था उसका एक एक सदस्य पूरे भारत के लोगों का क्या कर रहा था, अभिव्यक्ति कर रहा था। तो आप देखेंगे कर रहे थे। तो आप देखेंगे अगर हम दक्षिणी अफ्रीका के संविधान के प्रस्तावना की बात करें तो आप देख सकते हैं हम दक्षिणी अफ्रीका के लोग अपने इतिहास में हुए अन्याय को स्वीकारते हैं। आप देखेंगे वहाँ क्या था,
रंगीन चमड़ी, गोरी चमड़ी के रूप में एक आंदोलन छिड़ा हुआ था नेल्सन मंडेला के काल में। आप देख सकते हैं, आपको पिछली पार्ट में आपको इसकी चर्चा कर चुके हैं। तो अपने इतिहास में हुए अन्याय को स्वीकार करते हैं, अपनी भूमिका पर आज़ादी और न्याय के लिए संघर्ष करने में कष्ट उठाने वालों को सलाम करते हैं, अपने देश को बनाने विकसित करने में मदद करने वालों को आदर करते हैं और मानते हैं कि दक्षिणी अफ्रीका उन सभी का है जो यहाँ रहते हैं। तो आप देखेंगे जब वहाँ यूरोपियन जो लोग थे, यूरोपियन लोगों में लोग एक संधि करते हैं, उन्हें भी लग गया कि अब हमको यहाँ के लोगों को अधिकार और स्वतंत्रता देने होंगे, क्योंकि उन्होंने उनके लिए अलग अलग अधिकार दिए थे, अलग अलग स्थान निर्धारित कर रखे थे, कहाँ उनको जाना है कहाँ नहीं जा सकते। तो इस आधार पे हमको लगा। फिर एक आंदोलन के बाद उन दोनों व्यक्तियों में आपस में समझौता होता है, दोनों ही व्यक्ति एक दूसरे की भावनाओं और सम्मान का आदर करते हैं और एक दूसरे की संस्कृतियों और उनके स्वतंत्रता को स्वीकारते हैं। तो उसी श्रम में एक संधि होती है, हमने पढ़ा था। तो अपने देश को बनाने और विकसित करने में मदद करने वालों का हम आदर करते हैं, क्योंकि जब अफ्रीका का संविधान बनता है तो वहाँ दोनों ही व्यक्ति जो है, चाहे वो गोरे लोग हों, चाहे वहाँ के मूल निवासी हों, चाहे वो रंगीन चमड़ी वाले लोग हों। ठीक है, आपको रंगीन चमड़ी वाले लोगों का भी एक्सप्लेनेशन किया था कि रंगीन चमड़ी में भारतीय और अन्य दक्षिणी एशियाई या दक्षिण पूर्वी एशियाई अन्य लोगों के देशों के लोगों के जो प्रतिनिधित्व करने वाले वहाँ लोग पहुँच गए थे। जो आपको बताया था गिरमिटिया जो पद्धति के तहत जो लोग वहाँ ले गए, मजदूर के रूप में लाए गए थे, वो वहाँ रच बस गए, उनकी कई पीढ़ियाँ वहाँ क्या थी, रच बस गई। तो आज भी आप देखेंगे दक्षिणी अफ्रीका में बहुत सारे लोग भारतीय मूल के हैं जो अपने ब्रिटिश शासनकाल में वहाँ गए थे एक मजदूर के रूप में, आज वहाँ की राजनीति का हिस्सा है, वहाँ की देश का हिस्सा बन गए हैं। विश्व के अन्य देशों में भी ऐसी ही घटनाएं घटती हैं, तो हम देखेंगे। और तो इसी क्रम में हम लोग बात करते हैं और कि अपने देश को बनाने और विकसित करने में मदद करने वालों का हम आदर करते हैं और मानते हैं कि दक्षिणी अफ्रीका उन सभी का है जो यहाँ रहते हैं, यहाँ की विविधता से जुड़े हुए हैं। इसलिए स्वतंत्र रूप से क्या करेंगे, स्वतंत्र रूप से जो है चुने हुए अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने गणतंत्र के सर्वोच्च कानून के तौर पर इस संविधान को स्वीकार करते हैं, जिससे पहले के विभाजन मिटें। ठीक है, जो पहले के विभाजन थे उनको मिटें और लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय और मौलिक मानवाधिकारों पर क्या करेंगे, आधारित एक समाज बन सके। एक ऐसे लोकतांत्रिक और मुक्त समाज की स्थापना हो सके जिसमें सरकार लोगों की इच्छा के अनुसार बने और चले, हर नागरिक को कानून के समान संरक्षण मिले और सभी नागरिकों की जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो और हर व्यक्ति की संभावनाओं का पालन जो है, संभावनाओं को फूलने और स्वतंत्रता को जो है क्या करेंगे, स्वतंत्रता हो और एक संयुक्त लोकतांत्रिक जो है दक्षिणी अफ्रीका का निर्माण जो हो, जो राष्ट्रों के समूह में एक स्वतंत्रता के तौर पर अपना उचित स्थान प्राप्त कर सके। ईश्वर हमारे लोगों की रक्षा करे। आप देखेंगे काफी हद तक इन्होंने अपनी मूल्यों, अपने विचारों, अपने दर्शन की अभिव्यक्ति की है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें स्वतंत्रता की बात की गई, अधिकारों की बात की गई है, कानूनों के संरक्षण की बात की गई और कानूनों के मूल्यों, कानून लोगों की संस्कृतियों के संरक्षण की बात की गई है। सभी तीनों प्रकार के वर्ग के लोगों की बात इसमें की गई है। जीवन की गुणवत्ता में सुधार की बात की गई है। हर एक व्यक्ति की संभावनाओं को फूलने मतलब उनकी स्वतंत्रता की बात की है, उनके अधिकारों की बात की गई है। संयुक्त और लोकतांत्रिक जो है एक गणतंत्र की भी बात हो रही है। तो आप देखेंगे एक संयुक्त और लोकतांत्रिक दक्षिणी अफ्रीका का निर्माण हो सके जो राष्ट्रों के समूह में एक स्वतंत्र जो है संप्रभु देश के तौर पर अपना उचित स्थान प्राप्त कर सके। और आप ये भी देखेंगे कि ईश्वर हमारे जो है लोगों की रक्षा करे। तो उन्होंने कहीं ना कहीं क्या किया कि ऊपर वाले को भी अपने दर्शन का हिस्सा माना कि ठीक है, आप देखेंगे धर्म की भी बात वहां पे क्या की कि ईश्वर हमारे लोगों की रक्षा करे। मतलब अगर हम दर्शन का प्रयोग अफ्रीका के संविधान के अन्य पार्टों में करेंगे तो ये कहा जाएगा कि हम सभी धर्म के लोगों को क्या करें, सम्मान की रक्षा करते हैं, उनके धर्मों के आदर की मूल्यों की बात है। तो आप देख सकते हैं
तो अफ्रीका के संविधान का निर्माण देख सकते हैं कैसे हुआ। तो हम बात करें हम भारत के संविधान पे, तो संविधान की प्रस्तावना में आप देख सकते हैं, संविधान की प्रस्तावना जो है लोकतंत्र पर एक क्या है, खूबसूरत कविता सी लगती है। आप देखेंगे इसमें वह दर्शन शामिल है, इसमें भारतीय संविधान की आत्मा जिसे पूरे संविधान का निर्माण हुआ है, यह दर्शन सरकार के किसी भी कानून और फैसले के मूल्यांकन और परीक्षण का मानक भी तय करता है। और आप ये भी देखेंगे इसके सहारे परखा जा सकता है कि कौन कानून कौन फैसला अच्छा या बुरा है। इसमें देख सकते हैं कि जो है भारतीय संविधान की आत्मा बसती है। तो आप देख सकते हैं इसी क्रम में कि इसकी जो स्रोत क्या हैं। अगर हम भारतीय संविधान के इसमें स्रोत की बात करें तो दर्शन के स्रोत के रूप में देख सकते हैं कि स्रोत है भारतीय संविधान की जो भारत के लोग हैं, भारत एक संप्रभु लोग है, तो भारत को क्या है, भारत के भूभाग को जो संप्रभु माना गया है स्वतंत्रता के बाद, उस संप्रभु के सभी लोग इसमें शामिल हैं। तो इसका स्रोत, इनके दर्शन का स्रोत यही है। अगर हम बात करें इनकी प्रकृति की तो आप देख सकते हैं इनकी प्रकृति क्या है। अगर दर्शन की तो आप देखेंगे प्रकृति में अगर आप देखेंगे पहला पार्ट जिसमें क्या किया गया, अधिकारों की बात की गई है। ठीक है, पहले आप देखेंगे, ठीक है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। तो न्याय आपके दर्शन का हिस्सा है, सभी प्रकार के सामाजिक न्याय जिसमें क्या है, जो समाज के में लोग हैं जिसे जो हाशिए पे पीछे चले गए हैं उनको बराबरी पे सामाजिक न्याय देना। ठीक है, हर व्यक्ति सामाजिक आर्थिक न्याय जिसे भी मिलेगा, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, चाहे वो किसी भी धर्म या वर्ग का हो, चाहे वो किसी भी संस्कृति का हो, उसे क्या है, उसे सामाजिक आर्थिक न्याय संविधान के कानून के आधार पर जो है न्याय मिलेगा। तो पहली प्रकृति में देख सकते हैं। फिर हम इसकी बात करें अगर कि न्याय के बाद इसकी समता है तो स्वतंत्रता की बात है, तो आपको 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, विचार, व्यक्ति, विश्वास और विश्वास की बात होगी, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। आपको कोई भी कार्य करने के लिए, ठीक है, संविधान के तहत, ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्त है, लेकिन स्वच्छंदता नहीं। आपको जहाँ भी अधिकार प्राप्त हैं, अधिकारों के साथ साथ आपके उत्तरदायित्वों की भी, एक हाथ आपका अगर अधिकार है तो दूसरा हाथ आपका क्या है, उत्तरदायित्व है। आपके पास अधिकार और उत्तरदायित्व नामक 2 हाथ दिए गए हैं। ये आपके संविधान में स्वतंत्रता का जो है दर्शन में आपको इसकी स्रोत या व्यक्ति दिखाई पड़ेगी, क्योंकि बैलेंस रखा गया है आपके संविधान में। हमारे संविधान में या भारत के संविधान में आप देखेंगे आपको एक हाथ में अधिकार दिए गए हैं भारतीय संविधान के तहत, तो दूसरे हाथ में आपको उत्तरदायित्व भी दिए गए हैं कि आपको अधिकार मिले हैं, तो अधिकारों के साथ आपको क्या है, स्वतंत्रताएं मिली हैं। तो इन स्वतंत्रताओं के साथ आपको ये उत्तरदायित्व भी दिए जाते हैं कि आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे और लोगों की भी स्वतंत्रता और अधिकारों का अधिकार रखेंगे। जिस प्रकार आपको अधिकार मिले हैं कि हमारी स्वतंत्रता के अधिकारों की रक्षा हो, इसी प्रकार दूसरे भी लोगों के अधिकारों की या भारत की संप्रभु लोगों के जो अधिकारों के जितने अधिकार आपके हैं उतने ही अधिकार अन्य लोगों के भी हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आपके 2 हाथ दिए गए हैं, ये दोनों हाथ अधिकार और स्वतंत्रता के रूप, अधिकार और उत्तरदायित्व के रूप में हैं। आगे हम बात करें जो है इसकी बात करें इसकी अगर समता की बात, तो आपको समानता की बात की गई है। ना कोई व्यक्ति अमीर है ना कोई व्यक्ति गरीब है, एक, ठीक है, आपको सिर्फ समता की बात है। तो आप एक हाथ के रूप में कह सकते हैं, तो आपका समता है। तो जब भी आप समता की बात करेंगे आप देखेंगे कोई भी आइकॉन बनाया जाता है आपकी, ठीक है, 5 उंगलियां, ठीक है, छोटी बड़ी ज़रूर हैं, लेकिन अगर इनकी बात करें, अगर आप इनकी मुट्ठी बंद करेंगे तो अगर एक भी उंगली खुली रह गई तो आपकी मुट्ठी बंद नहीं होगी। उसी प्रकार भारतीय संविधान में जब समता की बात करते हैं तो भारत में हर व्यक्ति, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, चाहे वो धर्म के आधार पर हो, सभी व्यक्ति क्या हैं, भारतीय संविधान के आधार पर समान हैं। अगर उन्हें जो है कोई काम ऐसा किया है तो उन्हें वो इतना ही दंड मिलेगा, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। तो समानता की बात है, उन्हें हर कार्य करने के अधिकार है। ठीक है, जाति धर्म के आधार पर उनमें भेदभाव भारतीय संविधान के तहत या भारतीय प्रस्तावना के तहत क्या है, दंडनीय अपराध है या कानून के रूप में उनको उल्लंघनीय माना गया है। तो आप देखेंगे कि इस संदर्भ में बात कर सकते हैं। तो
अब इसकी बात करें कि इसका उद्देश्य क्या है, अगर हम इसके उद्देश्य के दर्शन की बात करें अगर, तो उद्देश्य है इसका कि जब भी भारतीय संविधान लिखा जा रहा था, इस भारतीय संविधान के निर्माण में एक प्रस्तावना लिखी गई है। प्रस्तावना में ही भारतीय संविधान का जो है क्रक्स लिख दिया गया। पहला उद्देश्य ये है, जब भी भारतीय संविधान विशेषज्ञों, भारतीय न्यायपालिका को जब भी कोई किसी जजमेंट में, किसी कानून या किसी आर्टिकल, किसी धारा में, संविधान की किसी धारा में कोई कठिनाई आएगी तो वो भारतीय संविधान का सहारा ले सकते हैं। और आगे आप देखेंगे कि इसी सहारा को लेकर या इसी प्रस्तावना का ध्यान में रखते हुए वो अपने जजमेंट या अपने संविधान के निर्माण में या जिनका न्याय है आपको वो दे सकते हैं। और भारतीय न्यायपालिका इसका आधार मानकर अपने न्याय देती भी है और अलग अलग तरीके से इसकी व्याख्याएं भी करती हैं। आप देखेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी अलग अलग आधार पर संविधान न्यायपालिका जो अपनी न्यायपालिका के जो जजमेंट थे या जज थे, उन्होंने अलग अलग इसकी व्याख्या भी की है। अलग अलग समय पर इनके जो है अलग अलग मूल्य या उनके उद्देश्यों को निर्धारित किया गया है, लेकिन उसकी जो प्रकृति है वो नहीं बदली। ठीक है, चाहे वो न्यायपालिका में कोई भी व्यक्ति बैठा रहा हो, उसने अपना निर्णय अपने समय और काल के आधार पर दिया हो उद्देशिका को आधार बनाकर, लेकिन उद्देशिका की प्रकृति नहीं बदल रही, सिर्फ उसकी क्रक्स को ध्यान में रखा है या उस न्याय को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपना न्याय दिया है। दूसरा, हम बात करें हम भारत के उद्देश्य इसके ये हैं कि हम भारत के लोग, भारत संप्रभुता की बात हो रही है तो भारतीय संविधान पूरे लोगों का क्या करती है, जो है अभिव्यक्ति देती है। तो भारत के लोगों ने अपनी संप्रभुता को क्या किया है, अपने संविधान में समर्पित कर दिया है और संविधान के तहत ही उन्हें अधिकार और उत्तरदायित्व मिले हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं इसकी यही उद्देश्य आपको दिखाई भी पड़ेंगे। दूसरी इसकी बात करें, जो भारत के लोग हैं, ठीक है, उन्होंने जब अपनी संप्रभुता को भारतीय संविधान में क्या कर दिया, आत्मसमर्पित किया है। आत्मर्पित की बात करते हैं तो आप देखेंगे इस आधार पर वो जो भी काम करेंगे वो अपने अधिकार, कर्तव्य, स्वतंत्रता, समानता के अधिकारों को संविधान के तहत प्राप्त भी कर सकते हैं और दूसरे लोगों को क्या है सम्मान भी दे सकते हैं। तो ना कोई, तो हर व्यक्ति कानून से क्या हो गया, बन गया, भारतीय संविधान के तहत उसको बन गया है। तो उसका उद्देश्य है सभी लोग समान उद्देश्य की पूर्ति करें और अपने कार्यों को ठीक ढंग से निर्वहन करें। ये अपनी संविधान की प्रस्तावना में आप 3 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर लिखेंगे अपना आंसर राइटिंग, तो आपको लगभग इसको तोड़ के देख सकते हैं, जो बताया मैंने, लिख सकते हैं अपना आंसर। तो भारतीय संविधान की आत्मा इसमें बसती है। हम बात करें तो इसके भारत का संविधान उद्देश्य का देख सकते हैं, आपको एक बार फिर पढ़ा देते हैं तो आप देख सकते हैं इस संदर्भ में, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, ठीक है, आप देख सकते हैं, प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो आप देखेंगे हम सभी लोगों ने अपने जो अधिकार, अपनी संप्रभुता को संविधान में दे दिया और भारतीय संविधान ही भारत के लोग हैं। तो भारत के लोग हैं तो भारत के लोग ही संप्रभु हैं, लेकिन संप्रभु की अभिव्यक्ति लोगों के साथ साथ संविधान कर रहा है, क्योंकि हमने अपने जो है संप्रभुता संविधान को दी है लिखित रूप में। तो हमारी संप्रभुता की अभिव्यक्ति, ठीक है, कौन करेगा, संविधान करेगा, लेकिन संप्रभु कौन है, लोग हैं, क्योंकि लोगों की अभिव्यक्ति ही संविधान है। आप देख सकते हैं संदर्भ में। आगे बात करें, अगर इनके अलग अलग पार्ट को तोड़ते हैं, देख सकते हैं, देखिए एनसीईआरटी ने हर एक पार्ट को अलग अलग हिस्सों में तोड़ा है। तो आप आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा तो लिख नहीं सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं, तो आपको देख सकते हैं हर वर्ड
लगभग 30 से 40 वर्ड में समाहित हुआ है। तो आप देखेंगे हम भारत के लोग भारत को क्या करते हैं, भारत के संविधान का निर्माण और अधिनियमन भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से किया है और इसे किसी राजा या बाहरी आदमी ने उन्हें दिया है। तो आप देख सकते हैं हम भारत के लोग भारत को क्या कर रहे हैं, भारत के संविधान के निर्माण की बात है, अधिनियमन भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से, मतलब हमने आपको बात की थी कि जब संविधान सभा का निर्माण होता है तो 10 लाख की जनसंख्या पर क्या हो रहा था, एक संविधान सभा का सदस्य बैठता है संविधान निर्माण के लिए या अपने संविधान की बनाने के लिए। तो यही यहाँ बात हो रही है कि माध्यम से किया है, ना कि इसे किसी राजा या बाहरी आदमी ने उन्हें दिया है। तो ये भारत के लोगों ने ही क्या किया, अपने प्रतिनिधियों को, तो अपने यहाँ देखिए एक तो प्रतिनिधिक लोकतंत्र की स्थापना की अभिव्यक्ति हो रहा हम भारत के लोग प्रतिनिधियों के माध्यम से। दूसरा यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से जो अधिकार दिए हैं, उन्होंने जब लिखित रूप से एक प्रतिलिपि बनाई है जिसे हम भारतीय संविधान कह सकते हैं, तो उस भारतीय संविधान के तहत हमने अपने संप्रभुता के अधिकार उनको सौंप दिए हैं इन्हें भारतीय संविधान में। और प्रतिनिधियों के भी, ठीक है, प्रतिनिधि भी जब संविधान सभा में बैठते हैं तो प्रतिनिधि भी जो है संविधान में अपने अधिकारों को समर्पण करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि प्रतिनिधि ही नहीं, लोग ही नहीं, प्रतिनिधियों ने भी अपनी संप्रभुता कहाँ सौंप दी है, संविधान के तहत। तो भारत के लोगों में प्रतिनिधियों भी भारत के लोग में गिने जाएंगे, लेकिन वो प्रतिनिधि हैं, वो लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन संप्रभुता का प्रतिनिधित्व जो है उनके संकेत के रूप में है, ना कि वो स्वयं संप्रभु हैं। तो संविधान संप्रभु है, ना कि प्रतिनिधि संप्रभु हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसे किसी राजा या बाहरी आदमी ने इसे नहीं दिया है। अगर हम बात करें इसके समाजवादी की बात, तो आप देख सकते हैं समाजवाद में, तो समाजवादी में समाज में जो संपदा है, समाज में संपदा सामूहिक रूप से पैदा होती है, ठीक है। आपका जो भूभाग है वो समाज देख सकते हैं, इसकी जो संपदा है, इसमें जो रिचमेंट है, जब भारतीय महाद्वीप का निर्माण हुआ होगा, जब इसके, ठीक है, पैंजिया ज्योग्राफी काल में देखते हैं कि जब पैंजिया टूटता है तो आप गोंडवाना लैंड की बात होती है और अंगारा लैंड की बात कह सकते हैं। तो आप देखेंगे उस आधार में जो आपको सामाजिक संपदा या जो मिली हुई है वो क्या है, प्राकृतिक है, पूरे भारत के लोगों की है। चाहे वो, ठीक है, अगर कन्याकुमारी में कोई संपदा है तो ऐसा नहीं है कि वो कश्मीर के लोगों की संपदा नहीं है, उतनी ही संपदा पर उसका अधिकार भी है, क्योंकि क्या है, वो संपदा राष्ट्र की है। तो राष्ट्र के तहत जितनी उनको अधिकार सुरक्षा है मिला है, उतना ही उनको मिला है। तो आप देख सकते हैं कि भारत की संपदा सामूहिक रूप से पैदा होती है और समाज में उनका बंटवारा समानता के साथ होना चाहिए। सरकार जमीन और उद्योग धंधों की हकदारी से जुड़े कायदे कानून इस तरह से बनाए कि सामाजिक आर्थिक असमानताएं कम हों, ठीक है। जब हम समाजवाद की बात करते हैं तो हमारे संविधान, हमारी प्रस्तावना में आप देखेंगे समाजवादी वर्ड जुड़ा हुआ है। तो आप देख सकते हैं हमारे संविधान की अभिव्यक्ति समाजवादी के रूप में होती है। समाजवादी कल्याण जो लोकतांत्रिक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात करता है, अभिव्यक्ति दिखाई पड़ती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये पूर्ण रूप से समाजवादी है, ठीक है, वो रसिया के समान नहीं है, वो चाइना के समान नहीं है। भारत का समाजवाद वैज्ञानिक समाजवाद है, ठीक है। यहाँ क्या किया है, मध्यम मार्ग को अपनाते हुए, तो आप देख सकते हैं कि बौद्ध दर्शन को भी इसमें समानता दी गई है। तो मध्यम मार्ग की बात की गई है कि हम ना तो पूर्ण रूप से समाजवादी हैं, ना ही हम पूर्ण रूप से क्या हैं, पूंजीवादी हैं। तो बीच के मार्ग को अपनाते हुए तो दर्शन की अभिव्यक्ति आपको दिखेगी, बौद्ध दर्शन की अभिव्यक्ति दिखाई पड़ेगी, नादिक या गांधी के दर्शन की अभिव्यक्ति दिखाई पड़ेगी, जिसमें वो क्या करते हैं, ट्रस्टीशिप की बात करते हैं कि हमको उतनी ही ज़रूरत लेनी चाहिए, उतना ही लेना चाहिए जितनी हमको ज़रूरत है। वही बौद्ध दर्शन में एक बौद्ध भिक्षु जब जाता है उसको अपनी जितना खाना है उसी भिक्षा के रूप में उतना ही लेता है। और हम बात करें अगर ट्रस्टीशिप गांधी जी के बाद कि हम जो 5 ईयर प्लान है, 5 ईयर प्लान में जब हम समावेशी विकास की बात करते हैं आगे चल के, तो उसमें क्या है कि हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अपनी सामाजिक संपदा को बचा के रखनी है। फिर हम तीव्र विकास की बात करते हैं तो हमको विकास भी करना है
और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी क्या है, उस संपदा को मूल्यों को बचा के रखना है जो आपके क्या है, जो आपके भूभाग में इन्वेस्टमेंट के रूप में अंदर छिपे हुए हैं। तो उसकी बात हो रही है, ठीक है। और अब तो बात हो रही है, ठीक है, पॉल्यूशन की बात हो रही है कि इसको साफ सुथरा रखते हैं पर्यावरण को, क्योंकि हमारे आने वाली पीढ़ियों की भी इसमें आवश्यकता है। उन्हें भी जब जीवन प्राप्त होगा तो उनको भी सांस लेनी पड़ेगी, तो उस हिसाब से उनको पर्यावरण की बात हो रही है। तो देखिए दर्शन की अभिव्यक्ति आपको कहाँ कहाँ दिखाई दे रही है। तो समाज में संपदा सामूहिक रूप से पैदा होती है और समाज में उनका बंटवारा ठीक दिखाई पड़ेगा, समानता के साथ होना चाहिए। और आप देख सकते हैं इस संदर्भ में सरकार जमीन और उद्योग धंधों की हकदारी से जुड़े कायदे कानून इस तरह बनाए कि सामाजिक आर्थिक असमानताएं कम हों। आप देख सकते हैं अपने यहाँ सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात है, तो उन असमानताओं को मिटाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, सामाजिक आर्थिक न्याय की बात की गई है। उसी सामाजिक आर्थिक न्याय की बात आप देख सकते हैं, उसमें लोग जो हाशिए पर चले गए थे उनको बराबरी पर वापस लाने के लिए नए नए तरीके के कानून बनाए गए हैं, ठीक है, नए कानून बनाए गए हैं और उनको नए नए अधिकार भी दिए गए हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। और आप देख सकते हैं इस संदर्भ में कि उन्हें और क्या दिए गए हैं, समानता की बात की, समता भी दी गई है, ठीक है। वो समाज में समता है तो आप वर्ग भेद को, मूल्य को, जाति वर्ग धर्म के जो है बात की, उनके समताओं की बात की गई है कि आपके धर्म जाति अगर आपके साथ जुड़ी हुई है, ठीक है, जो कि सांकेतिक रूप से भारत का हिस्सा रही है, ठीक है, भारतीय संविधान इसे नहीं मानता लेकिन सांकेतिक रूप से जुड़ी आई है क्योंकि वो परंपराएं मूल्यों के साथ जुड़ गई है आपके। तो आप देख सकते हैं, लेकिन वो संविधान के तहत सभी लोग समान हैं, उनमें जो है वर्ग विभेद की बात नहीं है, जाति विभेद की बात नहीं है। हम बात करेंगे पंथ निरपेक्षता की, तो आप देखेंगे नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता हो, ठीक है, पंथ निरपेक्षता है, हम किसी भी धर्म के हों, लेकिन अगर वो कोई धर्म अपनी इच्छा से, अपने विवेक से अगर वो बालिग है तो, अगर बालिग नहीं है तो उसके माता पिता के आधार पर, याद रखिएगा यहाँ ये क्लास जुड़ा हुआ है। तो पंथ निरपेक्षता की बात करेंगे तो नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन कोई धर्म आधिकारिक नहीं है, ठीक है। आधिकारिक का मतलब है भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, ठीक है, भारत किसी भी धर्म को पोषित नहीं करता, वो सभी धर्मों का क्या है, सम्मान करता है। तो भारत का कोई अपना आधिकारिक धर्म नहीं है। तो यही बात यहाँ की गई है कि जो है धर्म आधिकारिक नहीं है, सरकार सभी धार्मिक मान्यताओं और आचरणों को सम्मान देती है। मान्यताओं का मतलब है जो वो चले आ रहे हैं, कह सकते हैं जो सांस्कृतिक मूल्य हैं उनको मानने वाले लोग हैं, उनको आचरण जैसा करते हैं तो उनका सम्मान देती है। कुछ टैबूज हैं, टैबू का मतलब है कुछ प्रतीक हैं जो कल्चरल रूप से नहीं, ठीक है, कल्चरल रूप से चले आ रहे हैं, सांस्कृतिक रूप से कि ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा, तो सरकार उन सभी को क्या करती है, सम्मान देती है। लेकिन ये नहीं है कि उनको अपने अधिकारों पर थोप दें। वैज्ञानिक समाजवाद है अपना, वैज्ञानिक लोकतंत्र की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उनको थोपते नहीं हैं, उनका सम्मान करते हैं। अगर कोई उन्हें मानता है तो उनकी वो आलोचना नहीं करते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं कि ये आपकी इच्छा है, आपके इमोशंस से जुड़े हुए हैं, भावनाएं जुड़ी हुई हैं। क्योंकि टैबू क्या है, भावनाओं से जुड़ा हुआ है, और भावना ही क्या करती हैं, भावना ही कभी कभी आपकी अभिव्यक्ति होती हैं, तो उनकी भावनाओं का सम्मान करती है, ठीक है। आप देख सकते हैं। अब हम आगे बात करें लोकतंत्रात्मक की बात, तो आप देखेंगे लोकतंत्रात्मक में क्या है, सरकार का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त रहते हैं, लोग अपने शासन का चुनाव करते हैं और उसे जवाबदेही बनाते हैं। यह सरकार कुछ बुनियादी नियमों पर अनुरूप चलती है। तो लोकतंत्रात्मक की बात की गई भारतीय संविधान में, तो भारतीय संविधान में जो लोकतंत्र है वो प्रतिनिधिक लोकतंत्र है, सरकार का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो। मतलब ये है कि अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से पूरे राष्ट्र के लोग हैं, ठीक है, क्या करेंगे, अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने अधिकारों की मांग करेंगे, अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने की मांग करेंगे, अपने न्याय की मांग करेंगे। तो सामाजिक न्याय की बात करेंगे, राजनीतिक न्याय की बात करेंगे, और प्रतिनिधिक लोकतंत्र में अपने प्रतिनिधि को जो है